नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज का पूरा एक्शन मार्केट का क्या है और साथ ही अगले हफ्ते के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिनमें देवांशी हमें बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन क्या रहा है। तिमाही नतीजों पर आज के बाजार का पूरा एक्शन देवांशी में बताएंगी और अंबुजा सीमान हम जानेंगे मानसी से और इंडसइंड बैंक का अनुमान बताएंगी पूजा। माइंट्री के नतीजों को विस्तार से जानेंगे हम कुशल से और फार्मा शेयरों में तेजी क्यों आई है ये हमें संदीप समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट में, चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, तो आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा और उसके बाद निफ्टी करीब 2% की गिरावट के साथ 9200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 500 अंकों से ज़्यादा टूट गया और इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी 3.5% तक की गिरावट दिखी और 19,600 के नीचे फिसल गया। मिड कैप शेयरों में भी आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला और इंडेक्स 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज बंद हुआ। तो ये आज का मार्केट का पूरा हाल। और अब वक्त है ये जानने का कि आज के मार्केट पर एडिटर्स टेक क्या है, और ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या हो गया? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, उम्मीद ये की जा रही थी कि बाजार में जो कल की रैली थी वो थोड़ी सी कंटिन्यू होगी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाजार पस्त हो गया, गिर गया? हफ्ते के आखिरी दिन आप वैसे देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे संकेत थे नहीं। क्यों? अमेरिका एकदम शांत 30-35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ कल देर रात और आज डाउ फ्यूचर्स बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन आजकल हम डाउ फ्यूचर्स पर और अमेरिकी बाजारों की बड़ी कमजोरी पर भी रिएक्शन नहीं देते थे, तो आज भी नहीं देना था। कोरोना के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हम उस पर खराब रिएक्शन देते नहीं है। एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली या खरीदारी कोई बहुत बड़ी होती नहीं दिखे, वो आंकड़े न्यूट्रल थे। इसके अलावा आप देखिए और कोई ऐसे बड़े ट्रिगर नहीं जिससे कि आपको डर लगे। इनफैक्ट हाँ, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी की बैठक होनी थी जिसमें उम्मीद ये थी कि कुछ पैकेज पर विचार होगा, वो भी अगले हफ्ते के लिए टल गई। ये सारी चीजें होने के बावजूद एक चीज जो थी वो सब पर भारी पड़ती हुई दिखी। वो कल देर शाम टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की तरफ से, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया कि वो अपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद कर रहे हैं, इसने मूड ज्यादा खराब किया। तो आज बैंक्स और एनबीएफसी ये दो सेक्टर ऐसे थे जहां पर तेज मार पड़ती हुई दिखी और यहां से दिक्कतें बनती हुई नजर आई और इसने मूड खराब किया। अदरवाइज तो अगर डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर हो तो भारतीय बाजार नेगेटिव क्लोज कैसे दे सकते हैं? तो हुआ ये, निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन भर जहां खुले वहीं घूम फिर कर आकर बंद हो गए। रहा नुकसान, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ा सा लोग सतर्क सावधान थे। देखते हैं क्या कुछ होता है अगले हफ्ते। ओके, तो बहुत ही ये बारीक विश्लेषण है कि मार्केट जहां पर खुला निफ्टी बैंक निफ्टी उसी के इर्द गिर्द पूरे दिन घूमता रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आज बाजार में हमने गिरावट देखी, कुछ महत्वपूर्ण वजह तो अनिल जी ने यहाँ पर बताई, लेकिन कौन कौन सी ऐसी खबरें भी रही आज के कारोबार में, उन जिन खबरों के दम पर सेक्टर में एक्शन दिखा है ये हम जानेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे जो गिरावट है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी थी आज बाजार में और सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी आज फाइनेंशियल बाजार या फाइनेंशियल मार्केट्स में आती हुई दिखी थी। सारे इंडाइसेस, बैंक्स देख लीजिए, एनबीएफसीज देख लीजिए, ये सभी इंडाइसेस लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट में आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी है बाजार में। अगर मैं निफ्टी के गेनर्स की बात करूँ, चुनिंदा स्टॉक्स थे जो आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे थे, जिसमें आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट था, यहाँ से थोड़ा सा बाजार संभला हुआ था। ब्रिटानिया
ये हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, ये चुनिंदा स्टॉक्स थे निफ्टी पर जो हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे थे। बाकी सारे स्टॉक्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। साथ ही जैसे मैंने कहा, आज बैंकिंग, एनबीएफसी, ये सारे लाल निशान के साथ ट्रेड किए। निजी बैंक्स में इंडसइंड बैंक यहाँ पे लाल निशान के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, इन सब में गिरावट देखने मिली। साथ ही आप देखिए दूसरे फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, बजाज फाइनेंस 52 वीक लोज के करीब आके बंद होता हुआ दिखा। चोला फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस 10% से ज्यादा की गिरावट हमने सारे एनबीएफसीज में भी देखी है। इंश्योरेंस स्टॉक्स आज जो मार्च तिमाही के प्रीमियम के आंकड़े आते हुए दिखे, यहाँ पे भी गिरावट देखने मिली। और इसके चलते आप देखिए नतीजे से पहले एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, जेआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट देखने मिली थी। साथ ही रियल्टी स्टॉक्स आज देखिए, अगर सारे इंडाइसिस की बात करें तो रियल्टी मेजर लूजर आज बाकी सारे इंडाइसिस में से था। ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, सोभा, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स में 5 से 8% तक की गिरावट देखने मिली है। और आज तेजी कहाँ हुई, फिर एक बार डिफेंसेस में आज तेजी आती हुई दिखी। फार्मा स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे और यहाँ पे भी आप देखिए ल्यूपिन, एल्केम, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे जो 52 वीक हाईज के करीब ट्रेड करते हुए दिखे। एलेम्बिक फार्मा, स्ट्राइड्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर खरीदारी दिखी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। ओके, तो ये कुछ खबरें थी जिसके दम पर अलग अलग सेक्टर में क्या एक्शन दिखा है, ये आपको देवांशी ने समझाया। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के मार्केट पर आपका रिएक्शन क्या होगा? आज जो हमने बाजार में गिरावट देखी, इसमें बैंकिंग शेयरों की भी बड़ी भूमिका रही और बैंकिंग शेयरों में भी काफी ज्यादा बिकवाली का माहौल रहा। तो आज की गिरावट पर आपका व्यू और साथ ही बैंकिंग शेयरों को आप किस तरह से आगे देख रहे हैं? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग और अगर हम एनबीएफसी ऐड करें तो ये दोनों ही सेक्टर्स में आज काफ़ी जोर की बिकवाली देखने को मिली। हमको लग रहा है कि बैंकिंग में जो तिमाही नतीजे आने वाले हैं वहाँ पे संकेत डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। और जिस प्रकार का मॉरेटोरियम कंपनीज ने मांगा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे स्पेशली जो सरकारी बैंक्स है इनके लिए एसेट क्वालिटी की दिक्कतें और बढ़ने की शंकाएं हैं। रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो एक्सिस बैंक के नतीजे अगले हफ्ते हैं। अनुमान है कि ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, प्लस नतीजे थोड़े से मॉडरेट रहेंगे। बट जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है वहाँ पे क्या कमेंट्री मैनेजमेंट की आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनबीएफसी में तो अभी भी लोगों का एक मानना है कि काफ़ी बड़ी मात्रा से एसेट क्वालिटी का खतरा अभी भी है। जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग्स है, टिपिकली ये कंपनीज में एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाजार में ये जो डर है ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर रहेगा और ये सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सर, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आज का हफ्ता तो खत्म हो गया, लेकिन अगले हफ्ते के लिए जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, जब ट्रेड शुरू होगा, तो पहला तो ये कि सोमवार के लिए इंट्राडे पिक क्या होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड करना चाहिए, और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहे तब उन्हें कहां पर ट्रेड करना चाहिए। तो इंट्राडे और पोजिशनल, ये जरा व्यू सर बताइए आप। इनफैक्ट मृत्युंजय, मैं पोजिशनली देना चाहूँगा क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। लेकिन पोजिशनल की अगर हम बात करें तो फार्मा स्पेस में हमको अजंता फार्मा काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि आज भी अच्छा मूव देखने को मिला है, ये मूव और भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है और एक 5-6% की मूव आपको देखने को मिलेगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से अगर किसी को मुनाफा बनाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में करीबन 1550 या 1560 का भी प्राइस रेंज पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड आपको कहां पर करना है ये आपको अविनाश जी ने बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज माइंट्री के नतीजे आए हैं। कैसे नतीजे रहे हैं ये हमें बताएंगे कुशल। बताइए कुशल। जी, तो माइंट्री के नंबर्स जो है अनुमान से सभी पैरामीटर्स पर बेहतर साइड पर देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप डॉलर आए देखेंगे तो हम 1.1% का अनुमान करके चल रहे थे, बढ़ने का 1.2% आई है। डॉलर है 27.84 इन्होंने रिपोर्टिंग की है। साथ ही अगर आप इनके मार्जिन्स देखिए तो मार्जिन्स के लिहाज से हमारा जो अनुमान था एग्जैक्टली उसके
अनुमान के आसपास ही 12.5% पर जो है इनकी मार्जिन आती हुई नजर आई है। 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहाँ रही है। साथ ही मुनाफा कंपनी का देखें, यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है कंपेरेटिवली अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस रही है। हमारा अनुमान करीब 2.5% बढ़ने का था, पर इनका जो मुनाफा आया है वो 206 करोड़ पर आया है, यानी कि करीब 4.5% की बढ़त इनके मुनाफे में देखी गई है। और यही नहीं, इनकी जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है आगे के बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, वो काफी पॉजिटिव रही है इस माहौल में। और साथ ही अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि वो वेल इक्विप्ड है ग्लोबल क्राइसिस को जो है हैंडल करने के लिए। और साथ ही जो अभी सिचुएशन बनी हुई है FY21 में, वो एक वर्ड ऑफ कॉशन इन्होंने दिया है कि जो डिमांड साइड है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ सकती है कोरोना वायरस के चलते। साथ ही अगर आप देखें तो इन्होंने 10 रुपए का एक फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है। तो अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मंडे को जब बाजार खुलते हैं तो कैसा स्टॉक रिएक्ट करता है। ओके, तो ये आपने देखा कि माइंडट्री के नतीजे यहाँ पर कैसे रहे हैं, लेकिन अब आगे के नतीजों की हम बात करेंगे। और चूंकि मंडे को अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आने वाले हैं, तो ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के हमने एक पोल किया है। पोल के नतीजे क्या हैं ये बताने के लिए हमारे साथ मानसी हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अंबुजा सीमेंट के नतीजे गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बिक्री और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर कमजोरी के अनुमान है, लेकिन कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इंडस्ट्री की सुस्ती का असर कंपनी के नतीजों पर बिल्कुल पड़ता दिखेगा। बिक्री जो है 5.9% की गिरावट का अनुमान यहाँ पर हम लगा रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 11% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्जिन्स जो है ये अच्छे रहेंगे, 15.8% से ये बढ़कर 17.8% तक जाते हुए दिख सकते हैं। वही कामकाजी मुनाफा जो है 6% तक का इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग खर्च में 3.3% की बढ़त की आशंका है और मांग में कमी और लॉकडाउन का असर जो है मुनाफे पर सीधे तौर पर दिखेगा। तो मुनाफा गिरेगा, लेकिन कामकाजी मुनाफा साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर नतीजे अच्छे रहेंगे। ओके, तो ये दो नतीजों की हमने बात की। एक तो ये कि माइंडट्री के नतीजे कैसे आए, और मंडे को जो अंबुजा सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं वो कैसे आ सकते हैं। अब इन दोनों नतीजों के हालात को देखते हुए अविनाश जी, मंडे के लिए आपकी राय माइंडट्री पर क्या होगी और अंबुजा सीमेंट पर क्या होगी? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय, माइंडट्री के नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं और जिस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन हो गया है ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैनेजमेंट ने थोड़ा सा डिमांड रिलेटेड इश्यूज का कॉशन एक्सरसाइज किया है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी बढ़त के बाद ये स्टॉक में एक थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिले। हमारी राय इसमें जिनके पास है वो शेयर होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि हमको लग रहा है जो जून और सितंबर का क्वार्टर रहेगा वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जरूर रहेगा। और रही बात अंबुजा सीमेंट्स की, तो हमको लग रहा है कि आगे की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब तक लॉकडाउन होता है तब तक वॉल्यूम्स डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेंगे और आगे प्राइसेस कितने हद तक मेंटेन होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो मुझे लग रहा है नतीजों से ज़्यादा ये मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो वॉल्यूम ग्रोथ का आउटलुक है वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। बट ऑब्वियसली इस लेवल से हमको नहीं लग रहा है कोई भारी गिरावट अंबुजा सीमेंट में आएगी, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी स्टॉक ने ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट की है। ओके, तो ये कि जो रिजल्ट आए हैं, जो आने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है ये आपको राय दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और सोमवार को अंबुजा सीमेंट के साथ साथ इंडसइंड बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर के भी हमने एक पोल किया है, और पोल के क्या नतीजे हैं, क्या रिजल्ट हैं, ये हमें बता रही हैं पूजा त्रिपाठी। बताइए पूजा। जी, इंडसइंड बैंक में तो देखिए Q3 में ही मैनेजमेंट ने कह दिया था कि इस बार जो नंबर्स आएंगे उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुछ बुक्स में स्ट्रेस है और उसके सामने इनको प्रोविजनिंग भी भारी करनी पड़ सकती है, तो ये तो दिक्कत थी ही। और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म भी किया था। अभी जो दूसरी समस्या आ गई है कोविड-19 की, उसके चलते भी माना जा रहा है कि एक बड़ा स्ट्रेस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इनके एसएमई, रिटेल और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में, तो उसके सामने भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। एक बात आपको और बता
बता दें सालाना आधार पर नंबर्स की तुलना नहीं की जा सकती, क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगी, क्योंकि क्वार्टर 1 FY20 में भारत फाइनेंशियल के साथ कंपनी का मर्जर पूरा हुआ था। तो अगर तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो नंबर्स बिल्कुल म्यूटेड है। NII सपाट ग्रोथ रहेगी, या हम कह सकते हैं कि आधे % की गिरावट देखने को मिल सकती है। मुनाफा घटेगा 58% से, क्योंकि प्रोविजनिंग इस बार कंपनी को भारी करनी पड़ सकती है 1880 करोड़ की, और ग्रॉस NPA भी इस बार बढ़कर 2.6% रह सकते हैं 2.2 से बढ़कर। एक और चीज जहां पर आपको नजर रखनी है वो है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है तो उसके चलते भी कुछ बड़ी घोषणा, कुछ बड़े बदलाव संभव हैं। तो कमेंट्री किस तरह से आती है इंडसइंड बैंक के केस में, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। ओके, तो अविनाश जी, आपने ये पोल का नतीजा देखा कि क्या पोल कहता है इंडसइंड बैंक के नतीजों को लेकर के, और साथ ही आज हमने कमजोरी भी देखी है इंडसइंड बैंक में। तो ऐसे में मंडे के लिए क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मुझे लग रहा है मृत्युंजय, जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं इनको डेफिनेटली यहाँ पे अपनी पोजीशन और थोड़ी हल्की करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नतीजे काफ़ी ख़राब आने की उम्मीद है, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल का बुक है प्लस जो MFI बुक है, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं। और ऊपर से मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे क्या होगी, इस लॉकडाउन में कितने कॉर्पोरेट्स ने मोरेटोरियम मांगा है, किस प्रकार से एसेट क्वालिटी बढ़ेगी, ये सब फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि नतीजे से और नंबर से मार्केट्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्राइस में ये फैक्टर कर चुका है, तो मेरे ख्याल से खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नतीजों के बाद और कमेंट्री के बाद थोड़ी और बिकवाली स्टॉक में देखने को मिले। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब ये जानने का वक्त है कि मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, सोमवार के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि मंडे का मार्केट बहुत ही एक्शन पैक्ड होगा, हलचल भरा होगा? सोमवार को वीकेंड के बाद इस बात पर नजर तो रहेगी कि अमेरिकी बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, कोरोना को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट होते रहे, हमारे यहाँ क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन जो एक आर्थिक पैकेज आने की संभावना थी वो तो थोड़े दिनों के लिए टल रही, तो वो उम्मीद हो गई कम। अब इस हफ्ते होगी फाइनल एक्सपायरी मंथली वाली, तो एक्सपायरी के लिहाज से भी एक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पॉइंट सिंपल है, बाजार को 8,900 के नीचे जाना नहीं है और 9,400 को पार करने की जल्दबाजी नहीं है। तो नॉन स्टॉप तेजी होने के बाद ये 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, समय बिता रहा है। तो इंतजार करेंगे कि एक्सपायरी के हफ्ते में इस रेंज के किसी एक और बाहर निकले तो 400 पॉइंट का मूव आ सकता है। यानी कि अगर 8,900 के नीचे जाकर फिसले और टिके तो 8,500 तक की जगह बनेगी, 9,400 के पार निकलकर टिके तो 9,800 तक की जगह बनेगी। ये एकदम साफ दिख रहा है। और बाजार भी दो खेमों में एकदम, आप एक और बैंक्स NBFC देखेंगे तो बिल्कुल कमजोर दिखेंगे, फार्मा एकदम मजबूत दिखेगा, रिलायंस सुपर मजबूत दिखेगा। तो कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो 7,500 की निफ्टी के लेवल के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट वाले बाजार हैं, दिग्गज शेयर इतने खराब नहीं हो रहे। अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। तो मेरा ये समझना है कि अगला हफ्ता बाजार के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, दूसरी बात, रिजल्ट सीजन बड़ा जोरों में होगा। इंडसइंड बैंक के नंबर सोमवार को है, मंगलवार को आपके रिजल्ट्स आएंगे एक्सिस बैंक के। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अब रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो बहुत ज्यादा तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। तो भरपूर एक्शन सोमवार और अगले पूरे हफ्ते रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका मंडे के लिए ये बेहतरीन रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि मंडे को आप ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड कर पाएंगे। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं? गुड इवनिंग विपुल जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर ट्रेड लेना है तो क्लियरली निफ्टी में ही लेना चाहिए। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो लगभग आज 1 महीना हो गया है जब निफ्टी ने एक स्विंग बॉटम बनाया था अराउंड 75-10 के आसपास, और वहाँ से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बरकरार है। तो यहाँ पर वीकनेस का लेवल काफी वेल डिफाइंड है कि जब तक मार्केट 88-20 ये पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। एंड उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है कि बॉर्डर रेंज है
9,000 से लेकर 9,500 की, जहां पर मार्केट और थोड़ी देर ऑस्किलेट कर सकता है। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक बुलिश सीक्वेंस जरूर है, बट पिछले 5 दिनों से जो डेटा है वो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड ही रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली रणनीति यही होगी कि लोअर एंड के आसपास अगर मार्केट मिल जाता है, एक डिक्लाइन मिल जाती है, तो वहाँ पर एक रणनीति बुलिश की ही रखनी चाहिए जब तक 8820 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सोमवार के सत्र में थोड़ा सा ये जो पुल बैक हुआ है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है 8900 9000 ऐसे लेवल्स है जहाँ पर एक लॉन्ग बाय वापस डिप्लॉय करना चाहिए मार्केट में। एंड उसी लिहाज से मैंने ये रणनीति रखी है जहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी में डिप्लॉय करना चाहिए, जहाँ पर रणनीति होगी कि आपको एक लॉट लेना है 8900 का कॉल ऑप्शन और एक लॉट आपको 9100 का कॉल ऑप्शन बेचना है। टोटल स्प्रेड ये आपको अराउंड 120-125 के आसपास बैठना चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि पहले गैप डाउन होना चाहिए एंड उसके बाद स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 80 के आसपास एंड एक्सपेक्टेशन होगी एक रिबाउंड की ड्यूरिंग द वीक एंड इसकी लिहाज से प्रोबेबल टारगेट होंगे अराउंड 185 से 188। और कोई खास स्टॉक सर आपका मंडे के लिए? स्पेसिफिकली मंडे के लिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर मेटल पैक्स में है एंड स्पेशली JSW स्टील के बारे में हमने सुबह भी जिक्र की कि अराउंड 155 का लेवल काफी अहम है एंड उसी के नीचे आज जिसमें क्लोजिंग आई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस और हावी हो सकती है। तो उसी लिहाज से एक सिंगल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर एक 150 का पुट ऑप्शन आपको लॉन्ग करना चाहिए। लगभग 5.5 से 4 के रेंज में आपको ये बाय करना है। ₹2.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो 150 के आसपास जो ब्रेकडाउन हुआ है वो लगभग 140-142 के रेंज में पहुंचना चाहिए। तो ये पुट ऑप्शन का भाव हो सकता है अराउंड 9 से 10 रुपए तक का। लेना है आपको 5.5 के आसपास, ₹2.5 के स्टॉप लॉस के साथ दे सकता हूँ JSW स्टील को पुट ऑप्शन। ठीक है। अब अविनाश जी, पोजिशनल ट्रेड आपने बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके हिसाब से कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस शेयर में निवेश करना चाहिए? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है जो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जो कंपनी है, जो डिपॉजिटरी बिजनेस में है, CDSL, ये बहुत ही अच्छा विकल्प हम समझते हैं। हमको लग रहा है कि इस बाजार में भी स्टॉक ने काफ़ी हद तक अपना प्राइस रेंज मेंटेन किया है। यहाँ पे कोई भी डिप भी आती है तो इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। मोनोपोली बिजनेस है, कर्जा मुक्त बिजनेस है, करीबन 600-700 करोड़ की कैश है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो बाजार के साथ कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका, सच्चिदानंद जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा है और अगले हफ्ते बाजार में किस तरह की हलचल दिख सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।